नमस्कार दोस्तों। कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक नए नए सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस बने तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रीजनिंग का है और रीजनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चा पूरे में से पूरा स्कोर कर सकता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। रीजनिंग उज्जवल सर के द्वारा कराई जा रही है और उज्जवल सर अपने सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कम से कम टाइम लगाना है और एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। कैलेंडर हेडिंग लगा लो। कैलेंडर हेडिंग लगा लिया सभी ने? हिंदी में अंग्रेजी में कैलेंडर ही लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर। पहला होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। और दूसरा होता है लीप ईयर। पहला होता है भाई नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। अच्छा, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है? तो भाई जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं वो तो होता है नॉर्मल ईयर। 365 दिन होते हैं वो तो होता है नॉर्मल ईयर, 365 डेज। और जिस साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, जिस साल में 366 दिन होते हैं वो होता है लीप ईयर। आ रही है बात समझ? तो बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, लीप ईयर नॉर्मल ईयर में। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि फरवरी जो आती है, फरवरी जो आती है, सर आपने म्यूट कर दिया। और उसमें 365 दिन होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई। वेट 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 वेट। अब आवाज आ रही है भाई सभी के पास? पहले बताओ। जी सर। भाई आवाज आ रही है सभी के पास? चलिए मैं दोबारा बताता हूँ इस चीज को। मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी 365, सॉरी टोटल 365 दिन होते हैं पूरे कैलेंडर में। और लीप ईयर का जब कैलेंडर आएगा तो पूरे कैलेंडर में 366 दिन हुआ करेंगे। तो ये 365 दिन का कैलेंडर, ये 366 दिन का कैलेंडर है। सही है। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा, फरवरी जो आती है तो फरवरी में कई बार 29 दिन की फरवरी होती है और कई बार 28 दिन की फरवरी होती है। तो ध्यान रखना है कि जब भी फरवरी 29 दिन की होगी तो वो लीप ईयर का कैलेंडर होगा और उस पूरे वर्ष में 366 दिन होंगे। और यदि फरवरी 28 दिन की है, यदि फरवरी 28 दिन की है तो उस पूरे वर्ष में 365 दिन हुआ करेंगे और वो कैलेंडर नॉर्मल ईयर का होगा। वो कैलेंडर कैसे ईयर का होगा? तो नॉर्मल ईयर का होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। कैसे चेक करना है बहुत सारा डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। जी बिल्कुल, अभी मैं आगे बताऊंगा चीजें आपको, बिल्कुल बताऊंगा सर। अब हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी। ये जो 365 दिन है ना, 365 दिनों को अगर सप्ताह में कन्वर्ट करना हो, वीक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी 52 वीक मिलेंगे मुझे। 52 वीक मिलेंगे प्लस एक्स्ट्रा कुछ नंबर मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1 को हम क्या बोलेंगे? ऑड डे बोलेंगे। 1 को अपन क्या बोलेंगे भाई? ऑड डे बोलेंगे। ये जो 1 एक्स्ट्रा मिलेगा ना,
इसे अपन बोलेंगे ऑड डे यानी कि विषम दिन। सही है, दिख रहा है ना आपको? 1 को अपन बोलेंगे ऑड डे यानी कि विषम दिन। सही है भाई। ये जो 7 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता लगा इस पूरे 365 दिन के साल में 52 सप्ताह आएंगे पूरे, और प्लस एक एक्स्ट्रा वैल्यू बच जाएगी 7 से। जब आप 365 को डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा कैलेंडर की लैंग्वेज में जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है, जो भी अतिरिक्त नंबर बच जाता है एग्जैक्ट मल्टीपल के बाद, उसे अपन बोलते हैं ऑड डे यानी कि विषम दिन। ये एक्स्ट्रा बच गया, ये एक एक्स्ट्रा बच गया, तो इसे अपन ने क्या बोल दिया? ऑड डे बोल दिया। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर आएगा 1। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे से कहा सर ये तो बताया ही नहीं था आपने। भाई हर चीज बताते हैं, बस आपने सही तरीके से चीजों को सुना हो और देखा हो और नोट किया हो, हर चीज बताई जाती है। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में जब मैं आया तो मैंने देखा ये लीप ईयर है, और इसे भी अगर मैं सप्ताह में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय 7 करोगे तो 7 पंजे 35, कट गया 5 बार, और 7 दूनी 14 यानी 52 वीक यहाँ भी आ गए। लेकिन यहाँ पे ऑड डेज कितने आएंगे? 2, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑड का मतलब और कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा बचे हुए नंबर होते हैं जो पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? तो 2 आ जाएगी। यहाँ पे विषम दिन कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 2 होंगे। सही है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किसी अधिवर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन थे 1, 2, 3 और 4। इंग्लिश में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। किसी लीप वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं कि भाई किसी भी अगर लीप ईयर की बात हो, हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर को, तो विषम दिन कितने आते हैं भाई? 2 आते हैं। ऑड डेज फाइंड आउट करना आ गया ना आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कैलेंडर लीप ईयर का है, कौन सा कैलेंडर नॉर्मल ईयर का है ना? ये बात तो हमें पता ही नहीं लग पाएगी कि कौन सा कैलेंडर लीप ईयर का है, कौन सा नॉर्मल ईयर का है। उसके लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ लीप ईयर नॉर्मल ईयर कैसे पता करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने बताओ 2009 का कैलेंडर लीप ईयर का था या नॉर्मल ईयर का था? यहाँ पे फरवरी में 28 दिन थे या 29 दिन थे? तो आप कहोगे सर ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो कैलेंडर में देखना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हम एक छोटा सा तरीका अपनाते हैं। एक लाइन में साथ व साथ बोलूंगा, आप लिखना, लिखेंगे लिखेंगे एन ईयर which is divisible by n year which is divisible by 4 completely, n year which is divisible by 4 completely, n year which is divisible by 4 completely is called leap year. n year which is divisible by 4 completely is called leap year, otherwise called normal year या simple year, otherwise called normal year या simple year, otherwise called normal year या simple year। अब देखते हैं हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले, वह वर्ष जो पूर्ण रूप से, वह वर्ष जो पूर्ण रूप से, वह वर्ष जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होता है, वह वर्ष जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होता है, लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। वह वर्ष जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होता है लीप वर्ष कहलाता है, अन्यथा सामान्य वर्ष कहलाता है, अन्यथा सामान्य वर्ष कहलाता है।
उत्कर्ष भाई एक सेकंड देख रहा हूँ क्या कर रहे हो भाई। 1900 पे पहुंचूंगा ना उत्कर्ष, थोड़ा सा वेट कर लो दोस्त। 1900 लीप ईयर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1900 लीप ईयर नहीं होगा। 4 से ईयर के लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होते हैं, ठीक है। हाँ वो सेंचुरी ईयर है, वेरी गुड। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल मैं उस पर चलूंगा ना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप, है ना। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत बारीकी से सीखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए आप, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं और नॉर्मल ईयर की बात मैं कर रहा था, तो आपको एक बात पता लगेगी कि कोई भी नंबर अगर 4 से विभाजित हो जाता है ना, तो लीप ईयर होगा, अन्यथा नॉर्मल ईयर होगा। मैं साथ साथ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप एग्जांपल साथ साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखें अपनी नोटबुक पे। जहां पे आपने ये लाइन लिखी है उसके बाद एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें। पहला एग्जांपल है आपके पास, पहला है 1118, 712, 712, 1124, 2038, 311, 2016। ठीक है, आपको ये देखना है इन सब में, और अपने हिसाब से लिखना है जो आपको उचित लगता है, जो आपको ठीक लगता है। अब आपको लगता है कि ये वाला ईयर लीप ईयर है तो यहाँ नीचे लिख दो लीप ईयर एल वाई, लगता है नॉर्मल ईयर तो यहाँ लिखो एन वाई, और यहाँ पे एल वाई एन वाई एल वाई एन वाई, जो आपको ठीक लगता है। खुद अपने बुद्धि विवेक का यूज करेंगे और आराम से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ। जैसे 1118 लिखा हुआ है, तो आप एक बात ध्यान रखना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का विभाजिता का नियम कहता है कि आप पूरे नंबर को मत काटो। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताना 9187642, आप मुझे बताओ क्या ये पूरा नंबर 4 से कटेगा, क्या ये नंबर 4 से विभाजित होगा? तो आप देखो पूरे नंबर को काटने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, आप लास्ट में अगर 4 से डिवाइड करना हो तो आखिरी के 2 अंक देखो, बस आखिरी के 2 अंक देखो, 4 भाई 40, 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो सकता। सर ये नंबर एग्जैक्ट 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर मैंने दिया 1 2 4 5 9 7 6। अब ये बताओ ये नंबर क्या 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, क्या 4 से पूरा पूरा कटेगा? तो आप देखो आखिरी के 2 अंक, 4 से 7 को काटो, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 और 6 36 हो गया, 4 नेम 36, यानी ये नंबर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 76 4 से अगर कटता है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरा नंबर 4 से कट रहा होगा। ये डिविजिबिलिटी का पैटर्न होता है, डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। अगर आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से किसे डिवाइड करके देखना है, सिर्फ 18, सिर्फ 18 को। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी ये भाई नॉर्मल पूरा नहीं कट रहा है, ये कैसा ईयर है, तो ये नॉर्मल ईयर हो गया। अच्छा अगर ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर फरवरी तो 28 दिन की होनी चाहिए। फिर अगर ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है तो फरवरी 28 दिन की होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखो, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया 12, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये कैलेंडर कैसा होगा? तो आप कहोगे सर लीप ईयर का कैलेंडर होगा। 4 तिया 12 यानी लीप ईयर का कैलेंडर है। और अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होने चाहिए? तो फरवरी में 29 दिन होने चाहिए। अरे ये बात समझ, जिस बच्चे का डाउट हो ना वो तुरंत पूछ लेना, मैं हर चीज बता दूंगा। नहीं पूछोगे तो ये गलती आपकी होगी। देखो फिर से डिवाइड किया सर 4 से, 4 से डिवाइड किया तो लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, ये तो कट गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये कैसा कैलेंडर होगा?
तो ये लीप ईयर का कैलेंडर होगा। और फरवरी में कितने दिन होंगे भाई? 29 दिन होंगे यहाँ पे। ऐसे ही इसे भी अपन को 4 से काट के देखना है, 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 नेम 36, 4 नेम 36, रिमाइंडर 2 बचा, यानी ये नहीं कट रहा ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये कैसा कैलेंडर है? तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है भाई, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है। और यहाँ पे फरवरी में कितने दिन होने चाहिए? तो 28 दिन होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 4 से काट के देखूं तो ये कैसा कैलेंडर होगा? तो आप कहोगे सर ये तो 4 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा। और नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होने चाहिए? तो 28 दिन होने चाहिए। इसे काट के देखो 4 से, 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर का कैलेंडर होगा। और यहाँ पे फरवरी में 29 दिन होने चाहिए। सही है, यहाँ पे फरवरी में 29 दिन होने चाहिए। अब मुझे लगता है कि कैलेंडर के ईयर पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आप चीजों को देखते ही बता दोगे। आप देखते ही बता दोगे कैलेंडर कैसा है, लीप ईयर का है या फिर नॉर्मल ईयर का है। नॉर्मल लीप लीप, नॉर्मल लीप लीप, नॉर्मल नॉर्मल लीप। वेरी गुड, ठीक है, मोहित जी ने रिप्लाई कर दिया था, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग साथ साथ रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। मैं एक बार फिर से नंबर दे रहा हूं आपको, जिससे मैं मेरी खुद की तसल्ली हो जाए। मैंने आपसे पूछा कि बताओ 3086 ये कैलेंडर लीप ईयर या नॉर्मल ईयर का होगा? ये लीप ईयर का होगा या नॉर्मल ईयर का होगा? बताओ जल्दी से। नॉर्मल, ओके, जल्दी से कमेंट करो और बताओ लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। वेरी गुड, नॉर्मल 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 लीप ईयर नॉर्मल ईयर, क्या क्या बता रहे हैं लोग? नॉर्मल ईयर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। रिप्लाई जल्दी से कमेंट करते रहा करो, बहुत तेजी से टाइप करना है आपको, ताकि आपकी बातें यहां तक पहुंच जाएं। नॉर्मल, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये कैलेंडर नॉर्मल ईयर का होगा, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ आ गई। अब अपन आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में, बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में, बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में हम उस वर्ष को, बट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में हम उस वर्ष को सेंचुरी ईयर, वी वी डब्ल्यू ई, वी डिवाइड दैट ईयर, वी डिवाइड दैट ईयर by 400, we divide that year by 400, we divide that year by 400, if divided completely, if divide that year, sorry if divided completely, if divided completely will called leap year, if divided completely will called leap year, but in case of century year we divide that year by 400, 400, if divided completely will called leap year, otherwise called simple year या फिर normal year। परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में हम उस वर्ष को, परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में हम उस वर्ष को 400 से विभाजित करते हैं, परंतु शताब्दी वर्ष के संबंध में हम उस वर्ष को 400 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा 600, 900, 1600, 2000, 1700, 2400। ये जो वर्ष है ना, ये लीप ईयर होंगे या नॉर्मल ईयर होंगे, इनके बारे में बताना है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि कभी भी शताब्दी वर्ष की बात होगी तो हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 400 से। 4 से नहीं करना, 400 से करना है, 400 से करना है। तो जब आप यहाँ पे 400 से डिवाइड कर रहे होंगे
तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है, 400 एकम 400, 200 बचेगा। इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल नहीं है, नहीं कट पा रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा कैलेंडर होगा, तो ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा। और फरवरी में कितने दिन होंगे, नॉर्मल ईयर में फरवरी में हमेशा 28 दिन होते हैं, ये फिक्स रहता है। इसे भी अगर आप 400 से डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे, तो ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है। ये भाई नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है ना। और नॉर्मल ईयर के कैलेंडर में हमेशा फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो ये भी 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा। जब 400 से पूरी तरह कट जाएगा तो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे भी आपको 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है, 4 चौक 16, तो ये लीप ईयर होगा। और लीप ईयर का मतलब ये कैलेंडर 29 दिन का होगा फरवरी। यहाँ पे जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, और पूरे कैलेंडर में यहाँ 366 दिन होंगे, यहाँ 365 और यहाँ भी 365 होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2000 डिवाइड बाय 400 करूंगा, तो यहाँ पे ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा कट रहा है, 4 पंजे 20 पूरा कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। और लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होने चाहिए भाई, 29 दिन होने चाहिए। ऐसे 1700 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 400 से, तो ये पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है। और अगर ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होने चाहिए, 28 दिन होने चाहिए। ऐसे ही 2400 की अगर मैं बात करूं, तो इसे भी 400 से डिवाइड करना है। और 400 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 3 24, ये पूरा पूरा डिविजिबल है ना। तो ये लीप ईयर का कैलेंडर होगा। और फरवरी में कितने दिन होंगे, तो यहाँ पे 29 दिन होंगे भाई। यहाँ पे फरवरी में 29 दिन होंगे। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ आ रही है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है भाई, बढ़ जाएगा की तरफ। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर यहां तक आपको बातें समझ आ गई, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताना। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स। लिखेंगे हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स। एक दूसरा सवाल है, 2 लाइन छोड़ के लिखना, 2 लाइन छोड़ के लिखना। हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। तो पहले वाले सवाल का आंसर लिखेंगे आप, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 97। फिक्स आंसर है 97। पहले वाले सवाल का आंसर लिखो 97। और दूसरे का आंसर, कुछ बच्चे 24 बता रहे हैं, कुछ 25 बता रहे हैं। दूसरे सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो मिनिमम 24 होगा एंड मैक्सिमम 25। मिनिमम 24 एंड मैक्सिमम 25, यही लिखोगे आप। मिनिमम 24 एंड मैक्सिमम 25 लिख लो। ये इस सवाल का सही जवाब है, एकदम सही जवाब। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। आंसर लिख लिया ना सभी ने भाई, आंसर लिख लिया करो, ठीक है। जब बताया जाया करे तो आंसर लिख लिया करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा कि भाई कैसे हुआ या फिर कैसे होता है। देखो, समझना है, एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत छोटी सी बात से बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे कैलेंडर हम यहाँ पे ले लें 101 से लेके 200 तक का, 101 से लेके 200 तक का। फिर मैंने ले लिया भाई 201 से लेके 300 तक का, और फिर ले लिया 301 से लेके 400 तक का, और फिर ले लिया भाई 401 से लेके, और फिर 501 से लेके 600 तक का, और फिर 601 से लेके 700 तक का, और फिर 701 से लेके 800 तक का। बस एक बार और
801 से लेके 900 तक लेके 1000 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कैलेंडर में अपन डिस्कशन करेंगे ईयर्स के बारे में। 100 से अगर 200 पे आना हो तो यहाँ पे कितने ईयर कंप्लीट हो गए, कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं। भाई 101 भी तो काउंट होगा ना, 102, 103, 104 करते करते आप 200 पे आ गए, इसका मतलब 100 साल आपने कंप्लीट कर लिया, 100 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया। मानते हो ना इतनी बात। इसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछूंगा कि आप मुझे बताओ 2001 क्या लीप ईयर था? बताओ भाई, क्या 2001 लीप ईयर था? जल्दी से कमेंट करो और बताओ। मैंने पूछा 2001 क्या लीप ईयर में कंसीडर होगा? ओके, आंसर आ रहा है नहीं होगा, नहीं होगा। मुस्कान जी भी कह रही है नहीं होगा, ठीक है जी। नवीन, चिंटू, मोहित, ठीक है जी, नहीं होगा, वेरी गुड, नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर 4 से नहीं कट रहा। इसके बाद जो अगला लीप ईयर, अगला ईयर आएगा वो 2002 होगा, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। 2003 आएगा, वो कैसा ईयर होगा? ये भी नॉर्मल होगा। फिर 2004 जो आएगा वो कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है भाई, ये लीप ईयर है। और इसके बाद जो आने वाला ईयर होगा वो 2008 होगा, और ये भी लीप ईयर है। फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। यानी कि यहाँ से एक बात पता लगती है कि 4 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे लीप ईयर होंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छह 24। 4 के टेबल में आने वाला हर नंबर लीप ईयर होगा। इतनी बात आपको समझनी है बस। अब अपन इसे देखें तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 40 तक बताओ कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 के जितने मल्टीपल आएंगे उतने लीप ईयर आएंगे। तो 1 से लेके 40 तक 10 लीप ईयर आ गए भाई। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 काउंट करोगे ना फिंगर पे तब भी 10 आएंगे। अगली बार मैंने कहा 41 से लेके 80 तक कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपका जवाब आएगा सर फिर से 10 आएंगे। तो यहां से हमें पता लग गया कि 1 से लेके अगर 81, 80 तक जाना हो तो लीप ईयर अपन को कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे, 20 लीप ईयर मिलेंगे। और फिर जब आप आगे बढ़ोगे 80 के बाद अगला लीप ईयर 84 के बाद अगला आएगा 88 के बाद अगला आएगा 92 के बाद 96। तो 4 लीप ईयर आपको और मिल जाएंगे यहाँ से। तो 4 लीप ईयर और मिल जाएंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 लीप ईयर हो जाएंगे। तो 20 और 4 24 लीप ईयर हो जाएंगे। तो यहां से देखो 100, 101 से लेके 200 तक 24 लीप ईयर मिल गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 96 के बाद तो 200 आना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आते हैं। तो ये जो 200 नंबर है वो खुद में एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष होने की वजह से यहाँ पे आपको +0 करना पड़ेगा, ये लीप ईयर में कंसीडर नहीं होगा। और ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो 201 से लेके 300 तक ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है। तो ऐसे केस में 24 तो फिक्स है, 24 तो फिक्स है। और यहाँ भी देखो 24 फिक्स रहेंगे, और यहाँ पे भी देखो 24 फिक्स रहेंगे भाई, और यहाँ पे भी 24 फिक्स रहेंगे, यहाँ पे भी 24 फिक्स रहेंगे, यहाँ पे भी 24, ये भी 24, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम फिक्स है 24। अब लास्ट वाले के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप चेक कर लेना। अगर हम देखें लास्ट की तरफ तो जो आखिरी वाला नंबर है शताब्दी वर्ष, तो ये देखो 300 नॉर्मल ईयर है, मतलब 0 कर दो। 400 लीप ईयर है तो +1 कर दो। 500 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 24 आ जाएगा। यहाँ से एक बात पता लगी कि जो 100 साल की अगर बात करें, किसी भी 100 साल की बात करें, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, रैंडम किसी भी 100 साल की बात की जा रही है कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो जो बच्चे 24 या 25 बता रहे थे ना, वो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 24 आंसर, फिर 24, फिर 25, फिर 24, 25, 24, 25 करके चेंज होता है। तो सही आंसर होगा मिनिमम 24 एंड मैक्सिमम 25। सही है, कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 25। ये तो था दूसरे सवाल का जवाब। अब पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला 400 सालों में। तो 400 सालों की अगर आप बात करोगे, 400 सालों का अगर आप जिक्र करोगे तो हमें 400 सालों में कंसीडर करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक को। ये आपके देखो शायद 400 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे होंगे, ये देखो 400 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो 400 सालों की अगर हम बात करें तो इन्हें जोड़ के देखो 400 सालों में कितने लीप ईयर आ गए, जोड़ के बताओ। 24 का 4 गुना, 24 का 4 गुना 96 + 1, क्योंकि 25 है एक जगह पे,
प्लस 1 करोगे तो 97 हो जाए। तो ये देखो 97 आ गया। अब आपका मन कर रहा होगा सर यहाँ तो आपने ऊपर वाले में ही क्यों ले लिया, हम तो नीचे देखेंगे। तो जी नीचे देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे देखोगे किसी भी 4 साल को अगर आप उठाओगे ना तो 97 फिक्स रिजल्ट आएगा। आप बीच में उठा लो, कोई भी 4 साल उठा लो, आप बीच वाले उठा लो, तो यहाँ भी देखो 97। तो किसी भी 4 साल में, 400 साल में आपसे पूछा जाए कि कितने लीप ईयर होंगे तो आंसर इट मस्ट बी 97। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज कमेंट करो, पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये बात भाई सभी को समझ आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है चिंटू भाई, तो बढ़ जाए फिर आगे। नीरज जी बात समझ आ गई। जिन बच्चों को नहीं समझ आता है ना, कहीं कोई डाउट रहता है, तो वो स्पेशल कमेंट करके पूछ लिया करो। मैं बार बार, मेरा फोकस उन्हीं बच्चों की तरफ रहता है। आप नहीं पूछोगे तो फिर ये प्रॉब्लम तो फिर आपकी है ना। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लीप ईयर इन द ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन द ईयर 1852 to 1951? How many leap year in the year 1852 to 1951? अठारह सौ बावन से 1951 तक कितने लीप वर्ष हैं? 1851 से 1952 तक कितने लीप वर्ष हैं? दूसरा सवाल है 1952 से 2051 तक कितने लीप वर्ष होंगे? सही है, आप एक बार सिंप्लीफाई करो और आंसर बताना। सभी लोग अपना अपना कर लें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबीस रिपीट करना, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भाई रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। हाउ मेनी लीप ईयर इन द ईयर 1852 टू 1951? 1852 से 1951 तक कितने लीप वर्ष होने चाहिए? 1852 से 1951 तक कितने लीप वर्ष होने चाहिए, ये है सवाल। तो देखो पहले सवाल का आंसर कुछ बच्चों का आ रहे हैं, देखता हूं एक बार। 24, क्या बात है भाई, इस बार आंसर तो नहीं दिया तुम लोगों ने। देखो मैं समझाता हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, आप सीधा चेक करो। 1852 से 1951 तक जब आप जाओगे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितने साल का कंप्लीट हो गया? तो आप कहोगे सर 100 ईयर्स का, 100 साल कंप्लीट हो गए, क्योंकि 1952 भी तो आपने यूज किया है ना। 1952 के बाद आएगा 53, 54, 55, 56, ऐसे करते करते
51 तक जब आप जाओगे तो 100 ईयर का टाइम कंप्लीट होगा, और 100 ईयर का जब टाइम कंप्लीट होगा तो 100 ईयर में भी तुम्हें बताया था 24 लीप ईयर होते हैं फिक्स, 100 साल में 24 लीप ईयर फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी यहाँ से यहाँ पे जाते समय आप बताओ सेंचुरी ईयर आया होगा क्या? सेंचुरी शताब्दी वर्ष आया होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आया होगा। कौन सा वाला? 1900। 1900 एक शताब्दी वर्ष आया होगा, इसे आप करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा ना, तो ये शताब्दी वर्ष इसका लीप ईयर नहीं हो सकता। तो 24 प्लस 0 करोगे तो आंसर इट मस्ट बी 24। इस सवाल का आंसर आएगा 24 पहले वाले क्वेश्चन का। सही है। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 1952 से 2051 पे जाना है। अब आप यहाँ से यहाँ पे जब जाओगे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना? वही 100 ईयर का। 1952 आपने यूज कर लिया, फिर 53 करोगे, 54 करोगे, ऐसे करते करते आप आगे जाओगे। तो 24 तो 100 साल में फिक्स है, लेकिन आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी कोई शताब्दी वर्ष यूज हुआ है? तो एक हुआ है भाई, कौन सा? 2000। 2000 विच इज डिविजिबल बाय 400 कंप्लीटली। तो ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 पंजे 20। इसका मतलब ये एक लीप ईयर होगा, और अगर ये लीप ईयर होगा तो +1 कंसीडर कर लेना, क्योंकि लीप ईयर की बात की जा रही थी। तो आंसर यहाँ पे 25 आ जाएगा। सही है भाई। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बातचीत करेंगे। और बस अपन अब आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अच्छे सवाल होंगे, टाइप 1 में एंटर करने वाले हैं, बस बेसिक खत्म होने वाला है। एक हेडिंग लगा लो, या हेडिंग लगाने से पहले एक छोटी सी चीज सीख लो, है ना। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा 10-5 मिनट का बेसिक और बचा हुआ है, फिर सीधे सवालों की तरफ चलेंगे और बाकी की कोई चर्चा नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं उन सबका डिस्कशन अपन करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा कि एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा 1 मार्च को दिन है मंडे, ठीक है, 1 मार्च को दिन है मंडे। अब पहला क्वेश्चन मैंने बोला आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया आफ्टर 30 डेज कौन सा दिन आएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया आफ्टर 28 डेज कौन सा दिन आएगा। 28 की जगह आप यहाँ पे करो 105, 135 दिन, 105 दिन के बाद। अगला है आफ्टर 51 डेज, 51 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। अब मैंने सवाल आपको दिया कि 1 मार्च को मंडे है, किसी भी साल का कैलेंडर होगा हमें नहीं पता, इसी वजह से मैंने 1 मार्च कंसीडर किया है, फरवरी का चक्कर ही नहीं बचा, लीप ईयर नॉर्मल ईयर का चक्कर खत्म हो गया। 1 मार्च को मंडे है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। एक बात मुझे बताना बहुत छोटी सी, कि अगर 1 मार्च को मंडे है ना भाई, 1 मार्च को अगर मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा। तो आप कहोगे सर अगला मंडे 7 तारीख को आएगा, सही है ना। सही है, सॉरी 8 तारीख को, सही है। मैं पूरा लिख के ही बता रहा हूँ आपको जिससे आसानी होगी समझने में।
सही है। ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करना, मैंने कहा 1 तारीख को, 1 मार्च को क्या है, मंडे है, तो आपसे पूछा 15 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद। तो 15 दिन के बाद की अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो दिन आएगा ना वो कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। 16 तारीख को जो दिन आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। 15 दिन के बाद की बात की जा रही है। आप चाहो तो इसे इंक्लूड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद जो दिन आएगा वो कौन सा होगा, 16 तारीख, यानी कि ट्यूसडे। इस चीज को सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका ये हो सकता है कि कोई भी दिन अपने आप को 7 दिन बाद दोहराता है। मानते हो ना इतनी बात, कि कोई भी दिन जो है वो अपने आप को सरेगा। 1 तारीख को मत आ गया, फिर अगला मंडे 15, यानी ऐसे केस में आप छोटा सा काम ये करोगे कि इस 15 को ना 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 1। सही है ना, ये जो प्लस का 1 बचा है इस मंडे में ऐड कर देना, इस मंडे में ऐड कर देना, मंडे प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो 15 दिन के बाद कौन सा आंसर दिन होना चाहिए, तो ट्यूसडे होना चाहिए। पहले तो ये बताओ इतनी बात आपको अगर समझ आई है तो कमेंट करो, नहीं आई है तो मैं इस चीज को दोबारा किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। यस आ गई। बाकी सभी लोग कमेंट कर दो भाई एक बार, सभी को बातें समझ आ गई ना। नवीन भाई देख रहा हूँ उनसे, ट्यूसडे वेडनेसडे डे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने आंसर ही भेज दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मंडे ट्यूसडे संडे, एक दो बच्चों के गलत है, नाम तो कैसे बताऊं मैं, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो देखना, समझना ध्यान से, अगर 30 दिन के बाद की बात की जा रही है, ये आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करोगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 रिमाइंडर का मतलब होता है मंडे में 2 ऐड कर दो, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए भाई। इस सवाल का, इस सवाल का आंसर होना चाहिए वेडनेसडे। ठीक है, जो ऑड डेज आएंगे ना 7 से भाग देके, जो अतिरिक्त संख्या बच जाएगी, जो विषम दिन आएंगे, जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचेगी, उसी को आप उतना आगे बढ़ा देना। अब यहाँ पे देखो 105 की अगर हम बात करें तो 7 से कटोगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 ऑड डेज बचे हैं, तो मंडे में 0 आगे बढ़ाओगे तो आंसर क्या, मंडे ही तो आएगा, मंडे ही तो आएगा, इसमें तो चेंज ही नहीं होना। सही। ऐसे ही अगला देखो, 51 दिन के बाद, 51 डिवाइड बाय 7 जब आप करेंगे तो 7 एकम 7, 7 के 21, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। और मंडे में जब आप 2 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आना चाहिए, वेडनेसडे आना चाहिए। अब देख लो ये आंसर किस किस बच्चे का आ रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे और वेडनेसडे। वेरी गुड, नीरज का सही था भाई, वेरी गुड, नवीन का भी सही था भाई, नीरज गुड। नितिन ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे वेडनेसडे, नितिन का भी ठीक है भाई, नीरज। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों ने आंसर निकाल लिए थे, बाकी लोग समझ गए ना, सभी लोग समझ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर मैं इसी तरह और भी नंबर देता रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लोगे और रिजल्ट की तरफ बढ़ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं सर्वसम्मति से, और हेडिंग लगा लो, इन अ नॉर्मल ईयर, इन अ नॉर्मल ईयर हेडिंग लगा लो। इन अ नॉर्मल ईयर हेडिंग लगा लो। अब अपन चर्चा करेंगे नॉर्मल ईयर की। तो लिखेंगे नॉर्मल ईयर के बारे में, एक एक 2017 को दिन कौन सा था पता है आपको, 1/1/2017 को दिन था संडे।
1/1/2017 को कौन सा दिन था? संडे था। अब मुझे आगे की तरफ जाना है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 31/12/2017 को कौन सा दिन होना चाहिए? 31/12/2017 को कौन सा दिन होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर आएगा सर संडे ही होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे आगे। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा उसके बारे में। 1 जनवरी 2017 को संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को भी संडे होगा, यानी कि किसी भी नॉर्मल ईयर का, कैसे ईयर का? नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे ईयर का जो होता है, लास्ट डे भी वही होता है, लास्ट डे भी वही होता है। ठीक है, फर्स्ट डे इक्वल टू लास्ट डे होता है। किसी भी साल का जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा, फर्स्ट डे इक्वल टू लास्ट डे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कैलेंडर नॉर्मल ईयर का है, अगर कैलेंडर नॉर्मल ईयर का है, कैसे पता लगेगा सर नॉर्मल ईयर का है? तो 2017 देखो ना भाई, 2017 को 4 से डिवाइड करके देखो, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा पूरा, और अगर ये डिविजिबल नहीं है इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर है तो साल की शुरुआत जिस दिन से होगी, 1 तारीख को जो सा दिन आएगा वही दिन साल के अंत वाला भी होगा। 1 जनवरी 31 दिसंबर, बोथ आर संडे, दोनों में संडे, तो फर्स्ट डे इक्वल टू लास्ट डे होते हैं। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन ये आया था, यदि 1 जनवरी 2023 को बुधवार है तो बताओ 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? बताओ, सिंपल बात है। अब जो बच्चे कैलकुलेट करने लग गए वो लगा देंगे 30-35 सेकंड, और जिस बच्चे को पहले से पता है कि ये तो नॉर्मल ईयर है 2023, तो पहला दिन बुधवार तो आखिरी दिन भी बुधवार ही होगा, तो आंसर वो 5 सेकंड में लगा देंगे बुधवार और आगे बढ़ जाएंगे। तो यही चालाकी आपको करनी है, इन्हीं चीजों का आपको बेसिक ध्यान रखना है, तभी आप कामयाब हो पाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, संडे संडे क्यों होता है इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। संडे संडे क्यों होता है ये भाई, देखना ध्यान से। अगर मैं इस ईयर की बात करूं, किसी भी पर्टिकुलर ईयर की बात करूं, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई? 31 में से 1 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 30। ठीक है, फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पे आप कहोगे सर 28 होने चाहिए। फिर मार्च में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे सर 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 होते हैं, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, जुलाई अगस्त 31, भाई इंक डालनी पड़ेगी, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? इंक डाल लेता हूं मैं, तब तक आप इसे छाप लो। ध्यान से, जनवरी में 31 में से 1 माइनस क्यों किया है? जनवरी में 31 में से 1 माइनस इसलिए किया भाई क्योंकि 1 तारीख का तो पता ही है ना भाई, 1 तारीख को तो पता ही है संडे दे रखा है उन्होंने, 1 मार्च को पता है, 1 जनवरी को तो उन्होंने संडे दे रखा है कि 1 जनवरी को दिन है संडे। तो बताओ 31 दिसंबर को कौन सा दिन होना चाहिए, है ना? 31 दिसंबर को कौन सा दिन होना चाहिए ये बताना है आपको। तो ऐसे केस को सॉर्ट आउट करते समय ना एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक छोटी सी बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर 1 जनवरी को दिन है आपका कौन सा, तो आपने बताया मंडे, कौन सा? संडे। तो अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे ना, जोड़ोगे, तो कितने दिन आ जाएंगे? 364 दिन आ जाएंगे, 364 डेज आ जाएंगे, 364 दिन आ जाएंगे। सही है, 364 दिन आ जाएंगे, आप इसे देख लो ध्यान से, 364 दिन। अब मैं आपसे यही सवाल कह दूं कि बताओ आफ्टर 364 डेज, आफ्टर 364 डेज यदि 1 तारीख को संडे है तो बताओ 364 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो वही बात हो गई ना, 364 को सर डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो फिर यहां से यहां पे आते समय आप 0 इंक्रीज करोगे तो संडे ही तो रिपीट होगा।
ये बात समझ आ रही है? तो संडे ही तो रिपीट होगा, वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस हिसाब से अपन सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को। क्लियर है बात? ऐसे ही अपन आगे बढ़े तो इन लीप ईयर, अगर लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर में एक एक 2016 की बात कर लो, एक 2016 को दिन था फ्राइडे, तो 31/12/2016 को दिन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए फ्राइडे की जगह पे भाई सैटरडे, तो यहाँ पे दिन सैटरडे होना चाहिए। लीप ईयर के केस में ना, लीप ईयर के केस में जो फर्स्ट डे होता है, सॉरी लास्ट डे होता है, लास्ट डे इक्वल टू +1 फर्स्ट डे हो जाता है, +1 फर्स्ट डे, चाहे +1 फर्स्ट डे हो जाता है, आप इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। ये +1 क्यों होता है उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे फरवरी 28 दिन की है, लेकिन यहाँ फरवरी 2016 में 29 दिन की होगी, और उसी एक दिन का इंपैक्ट आता है, यहाँ पे +1 करना पड़ता है। उसी एक दिन का इंपैक्ट है कि यहाँ पे +1 करना पड़ता है। मुझे लगता है ये बातें आपको सही से समझ आ गई होंगी। अब अपन सीधे सवालों की तरफ चलेंगे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ तुम लोग के कि आप लोग क्या कहते हो। 28+1, हाँ वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक 2017 को मंडे था, क्या बात कर रहे हो? चेक करो यार एक बार, मुझे तो लग रहा है संडे था। चेक करो एक बार, जल्दी चेक करके बताओ सभी लोग। मुझे लग रहा है संडे था, लेकिन हो सकता है फिर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हो। चेक करो एक बार जल्दी से कैलेंडर में, 1/1/2017 को कौन सा दिन था? कोई बात नहीं, अगर बाई चांस आपको लगता है ना मंडे आ रहे हैं, तो ये चीजें सर सारी एक प्रोसेस पे समझाई जा रही हैं आपको, तो आप ये मान के चलो, एज्यूम करके चलो, मंडे भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन रिजल्ट की तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे, आंसर्स की तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो बता रहे संडे ही था यार, तुम मंडे बता रहे हो, अजीब इंसान हो। संडे था, ठीक है भाई, संडे ही था, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं यहां से अगर पीछे की तरफ जाऊंगा ना तो संडे ही कैलकुलेट होके आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल लिखेंगे आप लोग, हेडिंग लगा लो, टाइप 1। हाँ, तो हेडिंग लगा लो टाइप 1, सेम डेट एंड सेम मंथ। सेम डेट एंड सेम मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे आज। सेम डेट और सेम मंथ। क्वेश्चन है आपके सामने पहला, 11 अप्रैल 1717 को यदि शुक्रवार था, 11 अप्रैल 1717 को यदि शुक्रवार था, तो बताओ 11 अप्रैल 1721 को कौन सा दिन होना चाहिए? 11 अप्रैल 1721 को कौन सा दिन होना चाहिए, ये चीज आपको बतानी है।
भाई कमेंट नहीं आ रहा किसी का भी अभी तक। वेरी गुड पीयूष गुप्ता, वेरी गुड पीयूष भाई, बिल्कुल ठीक जवाब, फ्राइडे। ठीक है भाई। चिंटू, नवीन, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बताऊंगा चीजों को दिखा के, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? ट्रिक अप्रोच से कैसे करेंगे। एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात है। 11/4/1717 को दिन कौन सा है, फ्राइडे। तो मुझे एक बात बताओ बहुत छोटी सी, कि 11/4/1718 को कौन सा दिन होना चाहिए। भाई 11/4/1718 को कौन सा दिन होना चाहिए, एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। भाई मैंने छोटा सा सवाल पूछा है, एक साल अगर मैं आगे जाऊंगा तो सेम डेट 11 अप्रैल, सेम मंथ अप्रैल, अगले साल 1718 में कौन सा दिन होना चाहिए। तो आंसर आ रहा है, देखो फ्राइडे। फ्राइडे गलत जवाब है, यहाँ पे सैटरडे होना चाहिए दोस्त, यहाँ पे सैटरडे होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए। सैटरडे क्यों होना चाहिए, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर अगर 1 जनवरी 1 जनवरी 2017 को दिन है संडे, ठीक, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होना चाहिए। तो आपका जवाब आया सर संडे ही होना चाहिए। मानते हो इतनी बात। अब यहाँ पे एक बात समझना, 31 दिसंबर 2017, ये पूरा साल खत्म हो रहा है। 31 तारीख के बाद एक नई तारीख मिलेगी आपको, 1 तारीख, और दिसंबर के बाद एक नया महीना मिलेगा, जनवरी, और 2017 के बाद एक नया साल मिलेगा, 2018। तो एक नया दिन भी तो मिलना चाहिए संडे के बाद मंडे। समझ रहे हो मेरी बात। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, लेकिन किसी भी उसी नॉर्मल ईयर की बात हो रही है भाई, यहाँ भी 2017, यहाँ भी 2017, लेकिन यहाँ तो चेंज है ना भाई, ये 1717 है, ये 1718 है, ईयर ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो और थोड़ी सी समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये 1/1/2017 डेट और मंथ सेम है, 1/1/2018 डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज हुई, एक साल आगे बढ़ी, तो संडे से कितने दिन आगे बढ़ गए, तो +1 एक दिन आगे बढ़ गया, +1 एक दिन आगे बढ़ गया। और इसी बिहार पे अपन यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ाएंगे, तो फ्राइडे के बाद यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, बताओ भाई। फ्राइडे के बाद यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे सैटरडे लिखा जा सकता है, +1 आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरी बात कही, मैंने कहा सर बताओ 11/4/1719 को कौन सा दिन होना चाहिए। तो आपने कहा सर एक और आगे बढ़ा दो, संडे कर दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक जवाब, +1 आगे बढ़ाया तो यहाँ पे संडे कर दिया। फिर आगे 11/4/1720, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मंडे, नहीं मंडे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा भाई ट्यूसडे। यहाँ पे +2 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर भी आ गया भाई, यहाँ तो लीप ईयर भी आ गया। ये 1720 एक लीप ईयर है, और एक तो फ्रीक्वेंटली बढ़ेगा ही, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपन 2 ऐड करेंगे, एक लीप ईयर की वजह से और एक लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से। फिर मैंने कहा 11/4/1721 को कौन सा दिन होना चाहिए, तो ट्यूसडे के बाद आंसर क्या आ जाएगा, वेंसडे, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या आंसर आ रहा है तुम लोग का, वेंसडे आ रहा है ना, वेंसडे सही जवाब है इसका। भाई सही जो आंसर है ना, वेंसडे होना चाहिए। कमेंट देख लेते हैं ऊपर क्या कह रहे हो आप लोग। हेलो हेलो।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पूछ लो बेटा। 1720 में ना मंडे नहीं आएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे 1719 है, ये 1717 है। 1717 में फरवरी 28 दिन की, 1718 में फरवरी 28 दिन की, 1719 में फरवरी 28 दिन की, लेकिन 1720 में फरवरी 29 दिन की होगी। तो एक एक तो हर बार बढ़ेगा। मंडे तो मैं मानता हूँ मंडे आएगा, लेकिन यहाँ पे फरवरी 29 दिन की आ गई ना, एक दिन बढ़ गया, तो इस वजह से एक दिन और बढ़ाएंगे। इसी वजह से लीप ईयर को मैंने स्टार मार्क के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे +2 ऐड करना पड़ेगा। संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे। बात आई समझ? अब अपन इसके शॉर्टकट को समझते हैं। ध्यान से समझना अगली बात। ऐसे केस में अपन को कुछ नहीं करना, बहुत छोटा काम करना है। इन दोनों के डिफरेंस को देखो सबसे पहले। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? तो 17 और 21। 1721 में से 1717 को घटा दो तो डिफरेंस कितना आएगा? बता दो भाई, डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे सर डिफरेंस आएगा 4 साल का। मानते हो इतनी बात? डिफरेंस आएगा 4 साल का। अब आप ये देखो, 17 से 21 तक जाते समय लीप ईयर कितने आए? तो 17 लीप ईयर नहीं हो सकता, 18 भी लीप ईयर नहीं हो सकता, 19 भी लीप ईयर नहीं हो सकता, और 20 क्या लीप ईयर होगा? तो यस, 20 लीप ईयर होगा, और 21 भी लीप ईयर नहीं हो सकता। तो लीप ईयर कितने आए? तो आप कहोगे सर लीप ईयर तो 1 आया। तो 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बस, बस अब कुछ नहीं करना। तो फ्राइडे में 5 आगे बढ़ा देना, बस आंसर आ गया। फ्राइडे में ना 5 आगे बढ़ा देना बस। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो आंसर इट मस्ट बी वेंसडे। ये आपके सवाल का सही जवाब है, आप लिख लो इसे। ये है शॉर्टकट आपका। आप बताओ कितनी जल्दी सवाल सॉल्व कर लोगे आप? बहुत जल्दी कर लेंगे, टाइम लगेगा ही नहीं भाई। बस चीजों को सही से यदि आपने सुना, समझा, देखा है तो। कोई डाउट? जी नीरज जी, बिल्कुल। बढ़े फिर आगे। ठीक है, अगला सवाल मैं फिर से आपको दे रहा हूं, एक दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी बड़ी सावधानी से आपको करने की जरूरत है। तेईस सात 1921 को यदि वेंसडे था तो बताओ 23/7/1941 को कौन सा दिन होना चाहिए? वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। गलत है भाई, 22 यूज गलत है। फ्राइडे चिंटू गुज्जर गलत है। मुस्कान संडे, मुस्कान वेरी गुड। मुस्कान का जवाब बिल्कुल सही है भाई, संडे आंसर होना चाहिए।
सही सटीक सूझबूझ के साथ आपको जवाब देना है, कोई गलती नहीं करनी। आपकी कैलकुलेशन में गलती हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। नवीन संडे, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं फिर से चीजों को रिपीट करूंगा, जब तक आपको नहीं आता तब तक अपन रिपीट करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। 1921 से 1941 पे अगर जाना हो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। 41 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, बताओ भाई। तो डिफरेंस सबका 20 आ गया होगा। इसके बाद मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा लीप ईयर, और ध्यान रखना। तो 21 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, फिंगर पे काउंट करो ना भाई। 21 के बाद लीप ईयर आएगा आपका 24, 24, 24 के बाद 28, इसके बाद 32, के बाद 36, के बाद 40। अगला 44 तो कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि ये तो आगे बढ़ गए। यहाँ पे लीप ईयर 1 2 3 4 5 लीप ईयर आ गए, तो 5 लीप ईयर आ गए, इन्हें जोड़ दो इसके साथ, कितना हो जाएगा 25। और 25 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के 21, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। भाई जो लास्ट में नंबर आ जाए ना उसे 7 से डिवाइड करना होता है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो वेंसडे में 4 आगे बढ़ा दो, वेंसडे में 4 आगे बढ़ाओ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आंसर इट मस्ट बी संडे। मुझे लगता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना यहीं पे आई होगी, यहाँ तक तो वो पहुंच गए होंगे, लेकिन 7 से डिवाइड करने वाले चक्कर में फंस गए होंगे। कोई बात नहीं, आगे से गलती मत करना। भैया बैनर्जी आ रहा है। चलिए, सभी का संडे आ गया। अब यहाँ तक किसी बच्चे का अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो पहले पूछ लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिपीट कर दूं भाई? हेलो भैया बैनर्जी ही पड़ेगा मुझे लग भाई रहा है। रिपीट करता हूँ, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो दोबारा समझो भाई, मैंने कहा कि अगर अपन इन दोनों की डिफरेंस को देखें तो 1941 में से 1921 को घटाना है, तो 41 में से 21 घटेगा तो 20 आ जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा 21 से लेके 41 के बीच में कितने लीप ईयर आए। तो पहला लीप ईयर 24, 28, 32, 36, 40, तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए 5। लीप ईयर 5 लिख दिया, 20 और 5 कितने हो गए 25। 25 को 7 से काटोगे, 7 के 21, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अभी जो प्लस का 4 आया ना, ये आपका रिमाइंडर है। क्या है भाई, रिमाइंडर है, सही है। अब वेंसडे में 4 आगे बढ़ा देना, तो 4 आगे बढ़ाओगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या भाई, संडे। बढ़े आगे। अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन दैट गिवन दैट 19th November 1735, गिवन दैट 19th November 1735 is Saturday, given that 19th November 1735 is Saturday, यदि 19 नवंबर 1735 को शनिवार था, यदि 19 नवंबर 1735 को शनिवार था, what day is 19th November 1782, what day is 19th November 1782,
तो बताओ 19 नवंबर 1782 को कौन सा दिन होना चाहिए? 19 नवंबर 1782 को कौन सा दिन होना चाहिए? को कौन सा दिन होना चाहिए? कमेंट करके बता देना, कहीं कोई दिक्कत लगे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नीरज ठीक है आपका, पीयूष ठीक है भाई। नवीन ठीक है भाई। नितिन कनौजिया ठीक है जी, वेरी गुड। उबैद मोहम्मद गलत कर दिया सर आपने, मंडे गलत है। चिंटू आंसर इस क्वेश्चन का ट्यूसडे होना चाहिए भाई। ट्यूसडे जिन बच्चों का आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब लोगों का गलत है। देखो कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि यार पता है कैलेंडर का नहीं, पूरी रीजनिंग में किसी भी टॉपिक का सवाल उठा लो यार, और मैं खुद गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी भी सवाल में आपको 20 से 25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। एक ऑन एन एवरेज मान के चले तो 30 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। 40 क्वेश्चन के सेट को आप 20 मिनट में खत्म कर दोगे, 50 क्वेश्चन के सेट को आप 25 मिनट में खत्म कर दोगे, और ये टाइम सफिशिएंट होता है ना। और ऐसे सवाल तो कुछ है ही नहीं, बस सही से अप्रोच को समझो, लाइन लेंथ को समझो। दोबारा समझाता हूँ, देखो दोबारा मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे देखूं 1735 से 1782 की चर्चा अगर अपन करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ सबसे पहले तो 82 और 35 में अंतर कितना है? 82 में से 35 घटा दो तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे भाई, और 7 में से 4 बचे, 47 आ गए। मानते हो इतनी बात? 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और यहाँ पे 7 की जगह 6 में से 3 गए तो ये 37 होना चाहिए सर। देखो सही कर रहा हूँ ना मैं? 7 और 5 12, 47 होना चाहिए क्या? 7 और 5 12 की, तो वहां से गई 4 3 4 47 होना चाहिए। ये डिफरेंस कितना हो गया? 47, सही है। इन दोनों के बीच में जब इसमें से आप इसे घटाओगे तो 47 डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस 47 आ गया तो लीप ईयर देखो, लीप ईयर ज्यादा कुछ नहीं करना, फिंगर पे काउंट कर लो भाई। 35 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा आएगा? 40। और आपको मैंने बताया था कि 41 से लेके 80 तक कितने लीप ईयर आते हैं भाई? तो आपने कहा था कि 10 लीप ईयर आते हैं सर। भाई देखो 35 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 35 के बाद 36 भी आ जाएगा यहाँ पे। एक 36 लीप ईयर होगा, एक 35 लीप ईयर होगा। 36 और 40, 35 नहीं होगा, 36 और 40 लीप ईयर होगा। उसके बाद अपन 41 पे जाएंगे। 41 से लेके 80 तक कितने लीप ईयर होते हैं? 10, सही है। तो 10 ये और 2 ये वाले, तो 10 और 2 लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 12, यानी कि 12। 12 तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। डिवाइड करोगे 7 से, 7 8 56, कितना बचेगा? प्लस का 3। और जब ये प्लस का 3 बचेगा तो आप इसे इसके साथ बढ़ा देना आगे की तरफ।
संडे के सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो आंसर इट मस्ट बी ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आंसर आ जाएगा, लिख दो आप इसे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे आप, उसके बाद अपन टाइप 2 की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल दिया जाए। लिखिए, 18 सितंबर 1315 बताओ भाई आंसर। 18 सितंबर 1315 को यदि दिन दे रखा है फ्राइडे, तो बताओ 18 सितंबर 1320 को कौन सा दिन होना चाहिए सप्ताह का? गलत कर रहे हो बालक, बबीस गलत है। देखो अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आ पा रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ दोबारा क्या कहते हो आप लोग। इसका नीरज भाई का आंसर सही है, फ्राइडे। नीरज का आंसर फ्राइडे आ रहा है। मुस्कान मैम गलत है आपका। चिंटू गलत है। बबीस गलत है भाई। एक बच्चे का आंसर आ रहा है वो फ्राइडे। फ्राइडे सही जवाब होगा इसका। उवैद फ्राइडे। फ्राइडे ठीक है उवैद भाई। अबे पगलू आदमी। देखो दोबारा समझो यार। मैंने कहा 1315 और 1320 के बीच की अगर बात की जाए तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच का? तो आपने बताया सर डिफरेंस तो 5 आएगा, 20 में से 15 गए तो 5 बचे। अब लीप ईयर कितने आएंगे ये बता दो। तो 15 से 20 तक जाते जाते लीप ईयर आएंगे आपके पास दो। पहला लीप ईयर आएगा 16 और अगला लीप ईयर आएगा 20। क्योंकि लीप ईयर आता ही क्यों है? लीप ईयर तो भाई 29 फरवरी की वजह से आता है। अगर कैलेंडर में से 29 फरवरी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए तो लीप ईयर का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। भाई बताओ मतलब बचेगा? नहीं बचेगा। क्योंकि लीप ईयर आता ही किसकी वजह से है? तो 29 फरवरी की वजह से आता है भाई। सही। अब आप ये देखो 1320 में 29 फरवरी आई होगी ना? बिल्कुल आई होगी। तो यहाँ पे 16वां एक लीप ईयर होगा और 20वां एक लीप ईयर होगा। तो ये दो लीप ईयर होंगे। तो इस वजह से अपन यहाँ पे दो ऐड करेंगे। और 5 में जब आप दो जोड़ोगे और 7 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। और फ्राइडे में जब आप 0 आगे बढ़ाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? फ्राइडे। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना भाई, है ना? ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। आप सभी लोगों को ये बात समझ आई या नहीं आई? फिर मैं आगे बढ़ूं। टाइप 1 खत्म है। इसी तरह के सवाल आते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करके इनके जवाब दे सकते हो। तो किसी बच्चे का पीछे का कोई डाउट या कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो पूछ लो। एक आखिरी सवाल लिखो। लिखेंगे, मैं वर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, लिखेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है, लिखेंगे। इफ 23 जुलाई 1897 23 जुलाई 1897 को संडे था, संडे था,
तो बताओ 23 जुलाई 1901 को कौन सा दिन होना चाहिए? ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आखिरी सवाल आज की क्लास का। 23 जुलाई 1901 को कौन सा दिन होना चाहिए? 23 जुलाई 1901 को कौन सा दिन होना चाहिए, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है और आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बता के जा रहा हूं मैं, थर्सडे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? थर्सडे होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक अंतर कितना आएगा? 4। लीप ईयर एक भी नहीं आए तो संडे में 4 ऐड कर देना, आंसर थर्सडे आ जाएगा। सही है, बाकी मुलाकात होगी आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।